हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी करंट अफेयर्स और पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है पे पॉइंट इंडिया नेटवर्क, जिनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दे बिकम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर फिनटेक टू जॉइन द सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम ऑफ आरबीआई अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। चलिए सबसे पहले समझते हैं ये जो आरबीआई का सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है क्या है। सिंपल भाषा में जो हम आरटीजीएस नेफ्ट नहीं करवाते हैं बैंक्स में जाके, आप अपने ऐप के थ्रू करते हो, वो होता है ये। ये क्या है, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंड ट्रांसफर्स मैनेज करती है अंडर दिस सिस्टम कि एक बैंक से दूसरे बैंक में जब कोई भी फंड्स जाने होते हैं तो उसके दो माध्यम है, आरटीजीएस विच इज़ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। तो आरटीजीएस मोस्ट आपका क्या होता है, देखिए 2 लाख उसकी मिनिमम वैल्यू है, ऊपर आप जितने मर्जी तक का करवाइए, रियल टाइम आपके ट्रांसफर्स हो जाते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में। नेफ्ट क्या है, नेफ्ट आपका चाहे आप किसी भी 1 रुपये की भी करवा सकते हैं, उसका कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, ना ही कोई अपर लिमिट है। और ये बेसिकली हाफ आर्ली बैचेस में प्रोसेस होता है। ये बात दोनों में जो आरटीजीएस और नेफ्ट में डिफरेंस है। चलिए अब ये क्या किया गया है, सबसे पहले ना क्या होता था, ये जो अभी आपके फिनटेक्स होते थे, एक तो बैंक्स हो गए, फिनटेक्स वो हो गए जो ठीक है ऑनलाइन कोई भी पेमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, बट उन ना ही वो लोन्स देते हैं और ना ही वो डिपॉजिट्स लेते हैं, वो फिनटेक्स। बट द थिंग इज़ कि पहले ना ये इनको एक सब मेंबर माना जाता था अंडर योर सीपीएस, अब इन्हें डायरेक्ट मेंबर बनाया गया है। आरबीआई ने क्या किया है, शिफ्ट किया है कि पहले सिर्फ बैंक्स अलाउड होते थे या कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन जो मेंबर्स बन सकती थी, लेकिन अब उन्होंने कहा है फिनटेक भी डायरेक्ट मेंबर्स बन सकते हैं। एंड लेकिन क्या है, वो रहेंगे पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर ही, वो कोई बैंक नहीं बन जाएंगे चाहे हम उन्हें मेंबर बना रहे हैं। कनेक्टिविटी अब क्या है, डायरेक्टली इनकी आरबीआई से होगी। पहले क्या होता था, बीच में ना एक स्पॉन्सर बैंक होता था, ठीक है, तो फिनटेक कंपनीज वो स्पॉन्सर बैंक से लिंक्ड होती थी और उनके थ्रू रूट होके सब कुछ आरबीआई से उनका होता था। अब वो डायरेक्टली आरबीआई से ही उनका रिश्ता होगा, मेंबर बन गए डायरेक्ट। देन आईएफएससी कोड भी हर फिनटेक को अपना दिया जाएगा। देन अकाउंट्स जो हैं, अब जो भी करंट और सेटलमेंट अकाउंट्स हैं आरबीआई के साथ ही, जैसे यहाँ इस केस में पे पॉइंट के मेंटेन होंगे। अब इसके बेनिफिट्स देखो क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले क्या है, वही जो मैंने आपको कहा, स्पॉन्सर बैंक बीच में से हट गया, नहीं तो उनको ट्रांजैक्शन फ़ीस देनी पड़ती थी, होस्टिंग चार्जेस देने पड़ते थे, वो सब कुछ देखिए कॉस्ट अब बचेगी आपके। ये पे जैसे कि पे पॉइंट की कॉस्ट बचेगी तो लोगों के लिए भी आगे देखिए सस्ता होगा ट्रांसफ़र करना। देन डेटा सिक्योरिटी, क्योंकि क्या है पहले सब कुछ थर्ड बैंक के थ्रू रूट होके जा रहा था, स्पॉन्सर बैंक के थ्रू, अब जब वो रूट होगा तो डेटा का भी देखो ब्रीच होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इसमें क्या है, डेटा अब दूसरे आपको स्पॉन्सर बैंक के साथ भी शेयर करना पड़ेगा। देन देखिए आरबीआई ने 2021 में पॉलिसी लाए थे कि नॉन बैंक एंटिटीज़ जो हैं उनको भी हम लेके आएंगे अपने सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम में, और उसी के तहत वो ये कर रहे हैं कि फिनटेक्स को भी अब वो डायरेक्टली ऑनबोर्ड करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया अप्रूव्स 30 बिलियन रुपीज़ विड्रॉल बाय मालदीव्स फ्रॉम सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 24-27। तो सबसे पहले ये आपका स्वैप अरेंजमेंट समझ लेते हैं कि क्या होता है, पहले उसको समझेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। स्वैप अरेंजमेंट क्या होती है, इसमें ना आपका क्या होता है, किसी भी एक करेंसी को लेते हैं, ठीक है, और एक और करेंसी, दो करेंसीज़ को दो कंट्रीज़ आपस में एक्सचेंज करती हैं। उनकी अपनी भी हो सकती है, कोई भी इंटरनेशनल करेंसीज हो सकती हैं, ठीक है। अब जैसे जिस केस की हम बात कर रहे हैं इसमें क्या होगा, और ये जो एक्सचेंज होता है ना, ये आपका यूजुअली सेंट्रल बैंक्स के बीच में होता है, तभी स्वैप लिखा है ना, करेंसी स्वैप। तो आपस में मानो किसी सेंट्रल बैंक के पास कोई करेंसी ज़्यादा पड़ी है, किसी के पास कोई ज़्यादा पड़ी है, तो आपस में उनको अगर एक दूसरे को ज़रूरत है तो वो स्वैप कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग सार्क के करेंसी स्वैप अरेंजमेंट की बात करें तो इसमें क्या है, आरबीआई जो है आईएनआर, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी करेंसी है, आईएनआर दे रही है मालदीव्स की मॉनेटरी अथॉरिटी जो कि उनका सेंट्रल बैंक है, और उसके रिटर्न में जो आपका मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी है उतने ही इक्विलिमेंट अमाउंट का, मतलब जो भी आपका एक्सचेंज रेट चलेगा उस दिन का, उसका जो भी अमाउंट बैठेगा उतनी अपनी करेंसी, लोकल करेंसी जो कि उनकी रुपया है, वो आरबीआई को देगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये किस लिए किया जाता है, बेसिकली आपके शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट देने के लिए। तो सार्क में ये फ्रेमवर्क ये इसीलिए लाया गया कि जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो सार्क मेंबर्स हैं उनको हम सपोर्ट कर सके, अगर मानो उनके पास शॉर्ट टर्म कोई लिक्विडिटी क्राइसिस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कोई क्राइसिस आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए उनको ये दी जाती है। देन इसका रीपेमेंट कैसे होता है, तो यूजुअली 3 से 12 महीने का ये रहेगा स्वैप एग्रीमेंट। आपका
ज़्यादातर तो 3 महीने का ही है। उसके बाद क्या होगा, ट्रांजैक्शन आपका रिवर्स कर दिया जाएगा, मतलब जो आपका मालदीव्स का मॉनेटरी अथॉरिटी है वो INR वापस कर देगा आरबीआई उनके रुपया उनको दे देगा। अब इसमें क्या है, ट्रांजैक्शन कर देंगे सेम एक्सचेंज रेट पे जिस पर अभी हुआ है ना, ये नहीं है कि मानो 3 महीने बात कर रहे हैं तो उस पर नहीं, सेम एक्सचेंज रेट पर करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, जिसने भी ये आपकी अरेंजमेंट अवेल की है, जैसे मॉलडीव्स ने इस केस में की है, उनको एक इंटरेस्ट फ्री छोटा सा देना पड़ेगा आरबीआई को। चलिए अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। सो फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, इससे देखिए अब सार्क में क्या है, इंडिया अपना रोल बना रहा है एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द इंडियन ओशन रीजन, कि आपको कोई भी ज़रूरत है आप हमारे पास आइए। और देखो जब हम INR में स्वैप करेंगे, वो INR को आगे यूज़ करेंगे तो रुपी हमारा इंटरनेशनलाइज होगा ना, उसको वो लोग यूज़ करेंगे नेबर्स आपस में सेटल करने के लिए ट्रेड को। तो उसमें क्या है, US डॉलर पर उनका रिलायंस कम होगा, INR आपका बढ़ेगा। देन बायलेटरल टाइज, तो देखिए अब डिप्लोमेटिक तो जो रिलेशंस हैं वो सब हैं, लेकिन जब हम अपनी नेबर्स की जाके मदद करेंगे, और सार्क का भी देखो यही है, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, डिफेंस, हर लेवल पर हम कॉपरेट करें। चलिए सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क जो 24 से 27 है, उसमें बेसिकली क्या है, तो उसमें ना इस्टेब्लिश की गई है आपकी INR की स्वैप विंडो, जिसमें आपका पूरा 250 बिलियन रुपीज़ आरबीआई देंगे सार्क कंट्रीज़ को, तो उसी में से 30 बिलियन उन्होंने मालदीव्स को दिया है। देन USD यूरो विंडो, ये क्या है, ये देखिए पहले से चली आ रही थी और आपके इस फ्रेमवर्क में भी कंटिन्यू करी थी कि आरबीआई जो है 2 बिलियन USD तक का आपका ये स्वैप विंडो देगा। इसके साथ साथ INR वाली इन्होंने ऐड की थी। देन जो आपका है ये फ्रेमवर्क, इट ऑपरेट्स ऑन बायलेटरल बेसिस, मीनिंग इंडिविजुअल सार्क नेशंस साइन स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स विद आरबीआई टू टैप इनटू दीज फैसिलिटीज़। मतलब कि ऐसा नहीं है कि पूरी सार्क कंट्रीज़ करेंगी आरबीआई से साइन, ये बायलेटरल होता है, एक एक कंट्री को अगर ज़रूरत है वो उनका सेंट्रल बैंक आरबीआई से ये एग्रीमेंट साइन करेगा। चलिए सार्क के बारे में भी अब थोड़ा जान लेते हैं। तो ये दिसंबर 8, 1985 को इस्टेब्लिश हुआ था और फर्स्ट समिट इसकी ढाका में हुई थी बांग्लादेश में, वहीं ये इनकी इस्टेब्लिशमेंट भी हुई थी। हेडक्वार्टर्ड है ये काठमांडू नेपाल में, एंड करंटली इनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है एम्बेसडर मोहम्मद गौलम सरवार, जो बांग्लादेश से हैं। देन 8 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, अफ़गानिस्तान जिन्होंने 2007 में ज्वाइन किया था, देन बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। मैप निकाल के देखोगे ना, सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। इसके साथ साथ देखिए 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी हैं, वो आप रीड कर लीजिएगा, मेनली आपको मेंबर्स पते होने ज़रूरी हैं। देन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, देखो रीजन में जो भी मेंबर्स हैं इनका वेलफेयर और ग्रोथ, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करते हैं, इनका देखिए फ्री ट्रेड एरिया भी है अपना, देन सेल्फ रिलायंस एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। चलिए की इंस्टीट्यूशंस एंड इनिशिएटिव्स देख लेते हैं सार्क का। सबसे पहले है साफ्टा, विच इज़ द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। सो ये ट्रेड एग्रीमेंट है जो 2004 में साइन किया गया था सार्क मेंबर्स के बीच में, टू रिड्यूस कस्टम ड्यूटीज़ एंड फैसिलिटेट रीजनल ट्रेड, आपस में जो भी कंट्रीज़ हैं उनका। देन इसके साथ साथ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है जो न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश की थी सार्क आपके मेंबर नेशंस ने। देन सार्क डेवलपमेंट फंड है जो आपका थिम्फू भूटान में लोकेटेड है। सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल है, अगर कोई भी आपका दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो यहाँ जाके वो अपना डील कर सकते हैं। सो ये है आपका इस्लामाबाद पाकिस्तान में लोकेटेड है। साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ये आपकी ढाका बांग्लादेश में लोकेटेड है। इसके साथ साथ सार्क देखिए सैटेलाइट भी है जो 2017 में इंडिया से लॉन्च हुई थी टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट टू मेंबर नेशंस। बट ना अभी देखो विद टाइम ना सार्क का थोड़ा रोल कम होता जा रहा है, आपका बिम्स्टेक जो है ना उसका थोड़ा ऊपर आता जा रहा है इस रीजन में, अगर मैं बात करूँ कि कौन सा स्ट्रॉन्गर ब्लॉक हो चुका है। चलिए नेक्स्ट है DPIIT इशूज़ ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर 10,000 करोड़ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 टू स्ट्रीमलाइन कैपिटल डिप्लॉयमेंट। तो अब उन्होंने गाइडलाइंस दे दी है, पहले हम लोगों ने बात किया था इस फंड के बारे में पिछली क्लासेस में। सो अब गाइडलाइंस देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो ना आपने आजकल सुन रहा होगा ना कि फंड ऑफ फंड्स क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ना डायरेक्टली स्टार्टअप्स में पैसा नहीं डालेगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट ना कोई भी सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 1 या 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में पैसे डालती हैं, ठीक है। तो ये आपके लिस्टेड हो सकते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी या कोई भी AIF कंपनी इनको चला रही हो सकती है, तो गवर्नमेंट पैसा उन फंड्स में लगाएगी, ठीक है।
फिर ये जो AIFs होते हैं यूजुअली आपके वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं, ये ड्यू डिलीजेंस करते हैं जो भी स्टार्टअप्स हैं DPIIT रिकॉग्नाइज, हमने ये भी किया था ना कितने हो चुके हैं इंडिया में 2.52 लाख, उनमें क्या है उनका ड्यू डिलीजेंस करती है और फिर उनमें आगे इन्वेस्ट करती है। जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट हमें पता ही है कि सीड कैपिटल देते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट होता है। सो इससे क्या होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, क्योंकि एक तो देखो जो सरकार ने पैसा दिया आपके फंड्स में डाला वो भी देगी, फिर फंड्स अपना भी लगा के देंगे, तो उससे क्या है बहुत कैपिटल आपके स्टार्टअप्स तक फ्लो कर जाती है। तो ये आपका पूरा फंड ऑफ फंड्स का मैकेनिज्म होता है। चलिए इसके साथ साथ आपके जो हैं ये फंड ऑफ फंड्स 2.0 जो है, इसमें आपके अलग अलग सेगमेंट्स के लिए अलग अलग अप्रोच दी गई है। जो आपका 1 था ना स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स 1, उसमें क्या है आपके कोई भी ऐसे डिमार्केशन नहीं की गई थी, लेकिन इसमें की गई है। अभी आपको याद भी होगा हमने की भी थी आपका इसका पूरा कि डिमार्केशन है, नंबर ऑफ़ ईयर्स में डिफरेंस है। चलिए देख लेते हैं। तो डीप टेक फंड्स की अगर मैं बात करूं तो उनको क्या है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन अप टू 40% मिल सकता है। मैक्सिमम कैपिटल ये 40% के कैप के साथ साथ और या फिर जो मैक्सिमम हो सकता है वो 500 करोड़ रुपीज़ का ही हो सकता है। अब इसमें सरकार क्या कह रही है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1.5x जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट है उससे उनको देखने का मिलेगा। इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग में अप टू 30% और 200 करोड़ रुपीज़ जो भी देखिए इनमें से मिनिमम होगा। इसमें सरकार कह रही उनको एक्सपेक्टेड है 1.75x का मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आएगा। स्मॉल और माइक्रो AIFs जो कि अर्ली ग्रोथ में देते हैं, सो उसमें 30% तक का करेंगे और 100 करोड़ रुपीज़ इसमें सरकार को है कि आगे 2x तक का गवर्नमेंट कमिटमेंट का हो जाएगा। एंड सेक्टर एग्नोस्टिक फंड्स की अगर मैं बात करूं तो अप टू 25% और या फिर वो सिर्फ कितना लगाएंगे 180 करोड़ तक ही लगाएंगे। देन इसमें उनको एक्सपेक्टेड है कि 2.5x हो जाएगा ऑफ गवर्नमेंट इक्विपमेंट कमिटमेंट। चलिए टेन्योर देख लेते हैं। अगर मैं डीप टेक फंड्स की बात करूँ जो आगे आपके डीप टेक स्टार्टअप्स में लगाएंगे, सो उनको क्या है उन्होंने 18 ईयर्स तक का टाइम दिया है एंड बाकियों के लिए 10 से 12 साल तक का रहेगा। डीप टेक को देखो थोड़ा उठने में, उनका पूरा डेवलपमेंट होने में, रिसर्च में टाइम लगता है, इसलिए उसका टाइम लिमिट उन्होंने ज़्यादा रखा है। चलिए इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कैसे होगी। तो सिडबी देखिए पहले तो फर्स्ट जब आपका आया था 2016 में तो उसकी लीड एजेंसी थी, लेकिन अब सिडबी के साथ साथ और भी उन्होंने कहा है कि जो भी स्पेशलाइज सेक्टोरल एजेंसीज होंगी ना उनको भी उसमें लगाया जाएगा। देन 2 स्टेज प्रोसेस रहेगी जिसमें आपकी ड्यू डिलीजेंस की जाएगी एजेंसी से, फॉलोड बाय फाइनल रिकमेंडेशन फ्रॉम वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कमेटी कंपोज्ड ऑफ इंडस्ट्री वेटेरन्स। तो इसमें क्या है एजेंसी भी देखेगी मुझे किस फंड में लगाना है और कमेटी भी बताएगी, तो 2 स्टेज आपका हो गया। देन इसके साथ साथ ये जो गाइडलाइंस है इसमें लिखा गया है कि स्टार्टअप्स में जो पैसा फंड्स को लगाना है ना वो मेट्रो रीजन से भी आपको आगे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ तक आपने जाना है। चलिए इसके और फंड का एक यूनिक फीचर, ये हमने वैसे पिछली क्लास में भी किया था, दैट अप टू 5% ऑफ द रिटर्न्स जनरेटेड कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर योर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मेंटरशिप वर्कशॉप, सेटिंग अप प्लग एंड प्ले शेयर्ड फैसिलिटीज़ एंड रेगुलेटरी सपोर्ट एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स फॉर इन्वेस्टर्स एंड फाउंडर्स। चलिए ये था आपका पूरा स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स के बारे में 2.0 के बारे में। चलिए नेक्स्ट है भारत टैक्सी एक्सपैंड्स टू मुंबई। श्री पीयूष गोयल जी इनॉग्रेटेड द भारत टैक्सी ड्राइवर ऑनबोर्डिंग इनिशिएटिव इन मुंबई। देखो ये क्या है, ये आपके कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे बना हुआ है। जैसे अमूल है ना कॉपरेटिव्स पूरा एक बना हुआ है कॉपरेटिव सिस्टम, उसी के बेस पे भारत टैक्सी बनाया है सरकार ने। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन इसको चला रही है और इसमें क्या है कि कॉपरेटिव मॉडल के आपस में कैसे जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो मतलब समझ रहे हो उनका स्टेक है इसमें आपके भारत टैक्सी में। सो कैसे हम लोग और भी मॉडल्स में जैसे अमूल के मॉडल को रेप्लिकेट कर सकते हैं, और हमें पता है अमूल कितना मतलब बेस्ट नंबर 1 कॉपरेटिव है इस टाइम वर्ल्ड की। सो मुंबई ने अब देखो इससे पहले दिल्ली NCR गुजरात चंडीगढ़ लखनऊ में भारत टैक्सी आपकी लॉन्च हो चुकी है, अब मुंबई में भी की जा चुकी है। ये जो है ये आपके जीरो कमीशन मॉडल पे काम करती है, मतलब कि जो एग्रीगेटर्स है ना, देखो हमें पता है कि जो हमारे बाकी आप ऐप्स चलाते हो ऊबर ओला वो लोग कुछ ना कुछ आपके चार्ज करते हैं, जैसे कि ड्राइवर ने अगर कोई राइड ली तो उनसे 20 से 30% लेंगे कि हमारा कमीशन है। लेकिन भारत टैक्सी क्या है उसमें ज़ीरो कमीशन है, कोई भी सब्सक्रिप्शन फ़ीस नहीं है, तो जो है सब ड्राइवर को मिलता है। इसके साथ साथ प्लेटफॉर्म ऐसे बनाया गया कि प्रॉफिट्स जो है ना वो ड्राइवर्स को दिए जाएं रादर देन प्लेटफॉर्म ओनर्स, क्योंकि देखो ओनर्स कौन है, वो ड्राइवर्स ही ओनर्स हैं क्योंकि कॉपरेटिव प्रिंसिपल पे बना हुआ है।
देन फाइनेंशियल सेफ्टी नेट भी इसके साथ साथ देखिए ड्राइवर्स को दिया जाता है। उनको क्या क्या देते हैं, उनको फ्री इंश्योरेंस कवर मिलता है ऑफ अप टू 5 लाख रुपीज़। और इसके साथ साथ इवन कि अगर मुद्रा लोन कोई भी चाहिए ड्राइवर्स को, सो वो भी उनको ले सकते हैं अगर वो अपग्रेड करना चाहते हैं अपने व्हीकल को या फिर ईवीज़ खरीदना चाहते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ना, मतलब इसमें मुद्रा लोन आ गया, तो भारत टैक्सी में कोऑपरेटिव प्रिंसिपल में कैसे बैंक का भी रोल्स आ गया ना, यहाँ से मतलब ये पॉइंट को आप अगर अपने एग्जाम में कोट करना चाहते हो ना, कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव में। चलिए, प्रोजेक्ट दंतक ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट 66th रेजिंग डे इन भूटान। तो बेसिकली ये आपका ना 1961 में प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, और ये एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन योर थर्ड किंग ऑफ भूटान जिग्मे दोरजी वांगचुक जी एंड और इंडिया के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में। इसमें क्या है, ये कहा गया था कि किंगडम ऑफ भूटान में मोटरेबल रोड्स बनाएगा BRO, जिससे वहाँ का भी देखिए डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर श्री जयंत चौधरी जी लॉन्च्ड एशियाज़ फर्स्ट यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एट सिम्बॉयसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे। सो इसमें क्या है, देखो यूनेस्को का पूरे एशिया की पहली ये चेयर बनी है, विमेन फोकस्ड है। एंड इसमें क्या है आपका, एक और इन्होंने इसके साथ साथ ना एक इनिशिएटिव, मेंटरशिप इनिशिएटिव कुशल साथी भी लॉन्च किया इसी इवेंट पे। एंड उसके साथ साथ देखिए इसमें ILO, यूनेस्को, पेरिस, काफ़ी जगह से इस पार्टिसिपेशन हुई है। और इसमें क्या है, देखो क्यों ये लॉन्च की है चेयर स्पेसिफिकली इंडिया में, क्योंकि ना इंडिया में स्टेम ग्रेजुएट्स, मतलब कि आपके साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, उसमें फीमेल ग्रेजुएट्स 43% है, ठीक है ऑलमोस्ट। बट अगर मैं वर्क प्लेस पार्टिसिपेशन की बात करूँ, जो एक्चुअली में आगे जाके जॉब कर रही है, वो सिर्फ 27% है। तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए बेसिकली ये यूनेस्को चेयर लॉन्च की गई है। और यूनेस्को की चेयर होल्डर हैं जो रहेंगी डॉक्टर स्वाति मजूमदार जी। चलिए नेक्स्ट है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रीच्ड अ मेजर माइलस्टोन बाय ग्रांटिंग अवॉर्डिंग बॉडी ड्यूअल रिकॉग्निशन टू 2 की एंटिटीज़। तो किस किस को दिया है, एक उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग तेलंगाना को दिया है, दूसरा उन्होंने जैन को दिया है विच इज़ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। चलिए, अभी अवॉर्डिंग बॉडी ड्यूअल क्या होता है, जो ये दिया गया है, ग्रांट किया है NCVET ने। सो बेसिकली इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड जब भी दिया जाता है ना, बिना जब ड्यूअल नहीं होता, तो उसमें ये जो आपके होते हैं ना इंस्टीट्यूट्स, ये क्या है, ये सिर्फ ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन दे सकते हैं, बट थ्रू अ थर्ड पार्टी पार्टनर, कि उनको किसी और जो यूनिवर्सिटी दे सकती है उनसे एफिलिएशन लेनी पड़ती है। बट डुअल में क्या होता है, वो ट्रेन एक्सेस सर्टिफाई खुद डायरेक्टली कर सकते हैं, मतलब उनकी सर्टिफिकेशन भी मान्यता रखती है, उन्हें एक्सटर्नल असेसमेंट एजेंसी की कोई भी ज़रूरत नहीं रह जाती है। ये बेसिकली आपके, अगर मैं तेलंगाना डिपार्टमेंट की बात करूँ तो उनको ये मिला है आपके IoT में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, इन सब में। और JN जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने AI में बेसिकली ये सब लिया है, क्योंकि देखो नए कोर्सेज आ रहे हैं ना ये सब। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च द स्माइल बेगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। और देखिए ये आपके सब स्कीम है एक बड़े प्रोग्राम की, क्यों है, किस लिए है, बेसिकली आपके हमें रिहैबिलिटेशन करनी है ऑफ पर्सन्स एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बैगिंग। तो जो भी आपके बैगिंग करते हैं रोड्स पे, हमने तो देखो देखते ही हैं हम अपनी कंट्री में कि कितना है ये ज़्यादा, तो उनको रिहैबिलिटेट करना है, उनको काम पे लगाना है, उसके लिए बेसिकली एक सरकार ने आपका सब स्कीम लॉन्च की हुई है, उसके अंतर्गत अब उन्होंने ये ऐप आपकी लॉन्च की है स्माइल। इसमें ऐप में क्या होगा, म्यूनसिपल बॉडीज़ और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को रियल टाइम डेटा मिल जाएगा ऑन द स्पॉट कि कितना कहाँ पर बैगिंग हो रही है। देन एलिमिनेटिंग डिले, सो इट रिप्लेसेस स्लो पेपर बेस्ड रिपोर्टिंग विद इंस्टेंट डेटा एनालिटिक्स एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री जो है देखिए, वो ऊपर बैठे वो लोग ये ट्रैक भी कर सकते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर उसमें उन्होंने 181 अभी सिलेक्टेड सिटीज़ की हैं कि रियल टाइम में वहाँ क्या रिहैबिलिटेशन हो रही है, काम कर रहे हैं या नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्चेस सोल थ्रेड्स। तो ये टेक्निकली हमारा इंडिया का अपना एक डिज़ाइनर कलेक्शन वेयर उन्होंने लॉन्च किया है। देन इसकी नॉडल मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है, इसे नीलम शमानी राव जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में, उन्होंने लॉन्च किया है। देन इसमें आपकी कलेक्शन अलग अलग, देखो ज्वेलरी भी है, आर्टिसनल, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। एक जो की कलेक्शन है उसका नाम है माटी, जो आपके डाबू और अजरक प्रिंट से बनी हुई है। देन ये आपके न्यू दिल्ली में लॉन्च की गई है। गोल क्या है कि रिवाइटलाइज करना है हमें ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को फॉर ग्लोबल मार्केट्स।
नेक्स्ट है 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, जो न्यू दिल्ली में आपकी होगी अभी आने वाले महीने में, 31 मई को ये होगी, अभी होनी है। सो देखो इसमें क्या है, बेसिकली इंडिया और अफ्रीकन यूनियन कमीशन मिलके आपके ये कंडक्ट करती है, बातचीत करती है कि आपस में हम उठे कैसे, हम लोगों का एग्री ट्रेड कैसे होना चाहिए। देखो मेन तो ना इन समिट्स का क्या होता है, ट्रेड ही, कि आप हमें कितनी छूट दोगे टैरिफ्स में, दूसरी पार्टी कहती है आप हमें कितनी दोगे, कितने हमारे लोग आपकी कंट्री में आ सकते हैं, आपके हमारे पास पढ़ने आ सकते हैं, काम करने आ सकते हैं, यही घूम फिर के सारी बातचीतें होती हैं। सो इसको अनवील किया है डॉक्टर एस जयशंकर जी ने, उन्होंने पूरा ब्रांड, लोगो, थीम सब कुछ आपकी लॉन्च की है इस इवेंट में। तो थीम अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, थीम ही आई है। सो थीम जान लीजिए, IA स्पिरिट विच इज़ और इंडिया अफ्रीका स्पिरिट, इंडियन अफ्रीका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन, रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अफ्रीकन यूनियन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसमें क्या है, 55 मेंबर स्टेट्स हैं जो आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ही हैं, और आपस में ये मिलके क्या चाहते हैं, इंटीग्रेटेड, प्रॉस्पेरस एंड पीसफुल अफ्रीका। तो ये जुलाई 9, 2002 को लॉन्च किया था। इससे पहले ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी होती थी, उसको रिप्लेस करके उन्होंने ये अफ्रीकन यूनियन बनाया था। एंड देन हेडक्वार्टर्ड है ये एडिस अबाबा, इथोपिया में। नेक्स्ट है इनॉग्रल इंडिया जापान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजिक डायलॉग इन मुंबई। तो ये पहली बार हो रहा है, 21 अप्रैल को आपका हुआ, और इंडिया से इसमें रिप्रेजेंट किसने किया, अमित शुक्ला जी ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हैं से हैं। एंड जापानीज को चेयर थे हनाडा ताकाहिरो जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जापान से हैं। नेक्स्ट है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया, इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम ऑफ US आर्मी वॉर कॉलेज। तो देखिए बहुत बड़ी उपाधि है ये, आज तक इंडिया से सिर्फ 3 लोग आए हैं इस हॉल ऑफ फेम में। सो इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम ना, ये रिकॉग्निशन किस बेस पे देते हैं, इंटरनेशनल ऑफिसर्स को, मतलब सारी कंट्रीज़ के जो ऑफिसर्स हैं ना आपके, उनमें से चुने जाते हैं किसको हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया जाएगा। इसके कुछ बेसिस होते हैं, जैसे कि वही हो सकते हैं जो एल्यूमनाई रहे हों US आर्मी वॉर कॉलेज के, देन उनको बहुत हाईएस्ट मिलिट्री पोजीशन मिली हो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में, एंड दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल लीडरशिप एंड मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, ये क्लास ऑफ 2008 के एल्यूमनाई हैं इस कॉलेज के, एंड इन्होंने मास्टर्स डिग्री ली है यहाँ से इन स्ट्रैटेजिक स्टडीज़। और देखिए आज तक इंडिया में 3 ही लोग हैं जिन्हें ये डिस्टिंक्शन मिला है। तो पहले थे जनरल VK सिंह जी, सेकंड थे जनरल बिक्रम सिंह जी, और अब थर्ड हुए हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। नेक्स्ट है 2026 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड एट दी पेलेशियो दे सिबिलिस इन मैड्रिड, स्पेन में आपके कंडक्ट हुए। तो बस ये जान लीजिए कि मेन अवार्ड्स किसको मिले हैं। सो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कार्लोस एल्काराज को मिला है, जो टेनिस खेलते हैं स्पेन से। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला है एरियाना सबलेंका जी को, जो टेनिस खेलती हैं बेलारूस से। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर है पैरिस सेंट जर्मन, जो फुटबॉल की टीम है फ्रांस से। एंड वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर है लैंडो नॉरिस, फार्मूला 1 के लिए UK से। कम बैक ऑफ द ईयर है रोरी मैकलॉरी, ये हैं गोल्फ खेलते हैं और नॉर्थर्न आयरलैंड से हैं। देन वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन क्लो किम, जो स्नोबोर्डिंग खेलते हैं USA से हैं। स्पोर्ट्स पर्सन विद अ डिसेबिलिटी गैब्रियल अराउजो, जो पैरा स्विमिंग में है ब्राज़ील से। यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर हैं लेमाइन यामिल, जो फुटबॉल है स्पेन से। सो बेसिकली क्या है, अगर इतना नहीं याद रहता है ना, तो वर्ल्ड के जो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो ये तो इतना कर लेना। देन इंडियन फार्माकोपेशिया कमीशन साइंस 2 लैंडमार्क MOUs टू प्रमोट ड्रग क्वालिटी रिसर्च एंड पेशेंट सेफ्टी। तो इन्होंने MOUs 2 किस किस के साथ साइन किए हैं। सबसे पहला है फार्माक्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो क्या है, देखिए ये जो है ना आपका ब्यूरो, ये जन औषधि केंद्र जितने भी इंडिया में चलते हैं ना, वो इनकी अंतर्गत चलते हैं। सो अब इसमें क्या है, इनके साथ मिलके जो आपकी कमीशन है वो जन औषधि इकोसिस्टम को बेटर करेगी। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च, जो हाजीपुर में लोकेटेड है, उनके साथ भी किया है, फोकसिंग ऑन हाई एंड रिसर्च एंड एकेडमिक सिनर्जी। देन MOU बिटवीन योर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी, ये हुआ है, और ये फोकस करेगा ऑन ग्रीन शिपिंग, लॉजिस्टिक्स एंड मैरीटाइम पॉलिसी। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द एलिवेशन ऑफ विवेक त्रिपाठी जी एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर ऑफ योर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर 3 years टर्म। तो आपके ना बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं अभी बैंक्स के, तो वो हम सारी आज लिस्ट देखेंगे, ज़रूरी है।
एंड द थिंग इज़ कि देखो अपॉइंटमेंट्स कमेटी होती है कैबिनेट की, वो भी हम देखेंगे, जो अपॉइंटमेंट आपके डिसाइड करती है, जो भी टॉप लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं आपके पीएसबीज में। और बाकी बैंक्स में क्या होता है, अगर कोई आपका प्राइवेट बैंक है या कुछ और है, उसके लिए नाम अपना जब भी सजेस्ट करेंगे तो उसके बाद बोर्ड देती है, उसके बाद आरबीआई से उन्हें आपकी परमिशन लेनी होती है। सो आरबीआई का जब अप्रूवल हो जाता है तो फिर आपके वो फाइनली डिसाइडेड हो जाता है। तो इसी के अंतर्गत एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो आपको पता होना चाहिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को पिछले साल आपके यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस मिला था आरबीआई से, और अब उन्होंने विवेक त्रिपाठी जी को अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 3 इयर्स टर्म के लिए बनाया है, और टर्म भी याद रखना 3 इयर्स ही होता है एट अ टाइम। चलिए नेक्स्ट है, योर अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट अप्रूव 3 इयर्स एक्सटेंशन फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड योर इंडियन बैंक। सो सबसे पहले सारे बैंक्स का देख लेते हैं। सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया में जो रजनीश कर्नाटक जी हैं, जो एमडी और सीईओ हैं, अब उनको एक्सटेंड कर दिया गया कि अप्रैल 2029 तक वही रहेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में देबा दत्ता चंद जी, जो अभी उनके एमडी और सीईओ हैं, वो भी अब जून 2029 तक रहेंगे। इंडियन बैंक में आशुतोष चौधरी जी जो हैं, उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में एक्सटेंशन दी गई है टिल मई 2029। चलिए अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट देख लेते हैं। देखो आपकी ना कैबिनेट की जो भी हमारे मिनिस्टर्स हैं सारे, उनकी आपकी 8 स्पेशलाइज्ड कमेटीज़ होती हैं फोकसिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स, जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो हमने पिछली क्लास में की थी, जो आपके एमएसपी डिसाइड करती है। इसी तरह ये अपॉइंटमेंट्स कमेटी भी होती है कैबिनेट की, ये आपके फंक्शन करती है अंडर योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। अब इसमें क्या है, इसमें आपके चेयरमैन होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं, और दूसरे आपके बस मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं, जो इस टाइम अमित शाह जी हैं। बस ये 2 लोगों की टीम होती है। देन इसमें क्या है, ये आपके जो भी सेंट्रल सेक्रेटरीट में सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज होंगे, पीएसयूज़ में जो भी टॉप ऑफिशियल्स होंगे, आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई में, सेबी में जो भी आपके टॉप ऑफिशियल्स अपॉइंट होते हैं, वो इन्हीं के ही, जब तक ये अप्रूव नहीं करते तब तक नहीं वो होते हैं, और यही डिसाइड करेंगे कौन बनेगा। नेक्स्ट है श्री देबाशीष पांडा जी, अपॉइंटेड एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ बंधन बैंक। तो जो आपके हैं ये XIRDAI चीफ भी रह चुके हैं। देन बंधन बैंक का आपका हेडक्वार्टर कोलकाता में है 3 ईयर टर्म्स के लिए। अगेन देखो टर्म तो 3 ईयर ही होती है। देन ये क्या है, इनका की अचीवमेंट है, जब आपका 10 बैंक्स का मर्जर हुआ था ना इंटू 4, आपका जो पिछला रिसेंट मर्जर हुआ था 2020 में, उसके टाइम ये क्या थे, आपके डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करते थे। देन इन्होंने रिप्लेस किया है अनूप कुमार सिन्हा जी को। नेक्स्ट है रीअपॉइंटमेंट ऑफ विभा पादलकर एज दी MD एंड CEO ऑफ HDFC लाइफ फॉर अनदर 5 ईयर टर्म फ्रॉम September 12, 2026 टू September 11, 2031। तो HDFC लाइफ बेसिकली इंश्योरेंस आर्म है HDFC की। देन इनका क्या है, ये डुअल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और इनका थोड़ा हम करियर वो जर्नी भी देख लेते हैं। 2008 में ये CFO थी आपकी HDFC लाइफ की, मतलब वो इसी में रही हैं, वेटरन है आपकी HDFC लाइफ की। 2012 में इन्हें बोर्ड में एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CFO रखा गया। 2018 में MD एंड CEO के रूप में ये अपॉइंट हुई, एंड 2026 में अब इन्हें सेकेंड टर्म मिला है। नेक्स्ट है NASSCOM, योर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, अपॉइंटेड श्रीकांत वेलामाकानी जी एज दी, वो कौन है, वो को फाउंडर हैं और ग्रुप CEO हैं ऑफ फ्रैक्टल। तो वो अब न्यू चेयरपर्सन बने हैं 26-27। तो ये एक एक टर्म के लिए आपके अपॉइंट करती है NASSCOM। ये एक तरह से बॉडी है सारी जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज आपकी इंडिया में हैं। नेक्स्ट है हरजीत एस भल्ला जी हैज़ ऑफिशियली टेकन चार्ज एज द CEO ऑफ इंडिया बिजनेस एट डाबर इंडिया लिमिटेड। देखो अपॉइंटमेंट्स बहुत हुई हैं, तो ये याद रख लेना, पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। सो बैंकिंग अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम बैंकिंग वाली तो ज़रूर याद रखना। सो मोहित मल्होत्रा जी इससे पहले थे, वो क्या थे, वो इंडिया बिजनेस के हेड थे। अब उन्हें एलिवेट कर दिया गया है कि वो इंटरनेशनल बिजनेस देखेंगे कंपनी का पूरा डाबर का। तो इसकी उनकी जगह जो इंडिया हेड करेंगे डाबर इंडिया लिमिटेड को, वो हरजीत एस भल्ला जी होंगे। देन प्रोफेसर गोवर्धन दास जी अपॉइंटेड एज फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग, एंड सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अशोक लहरी जी अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरपर्सन। देखो नीति आयोग हमें पता है प्लानिंग कमीशन हटा के आपका बनाया गया था 2015 में। तो चेयरमैन इनके कौन हैं, वो आपके हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। अब वाइस चेयरपर्सन हमने देख लिया अशोक लहरी जी को अपॉइंट किया गया है। उसके साथ साथ आपकी ना पूरी टीम नई बनाई गई है, तो नाम आपको पता होने चाहिए। और हैं डॉक्टर राजीव गौबा जी, प्रोफेसर KV राजू जी, प्रोफेसर अभय करंदीकर जी, डॉक्टर M श्रीवन्नवास जी एंड प्रोफेसर गोवर्धन दास जी। जो गोवर्धन दास जी हैं वो अभी अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली, तो इसलिए हमने ये न्यूज़ में अब कवर किया है।
चलिए नेक्स्ट है राकेश कुमार अग्रवाल जी टेक्स चार्ज एज डायरेक्टर एट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियाज लीडिंग महारत्ना एनबीएफसी इन द पावर सेक्टर। चलिए ये क्या है, ये डायरेक्टर हैं और मेंबर ऑफ बोर्ड रहेंगे, 5 इयर्स के लिए किए गए हैं। तो इससे पहले संदीप कुमार जी थे, उनका वो रिटायर हो गए हैं, उन्होंने ऑफिस वेकेट कर दिया, अब उनकी जगह राजेश कुमार अग्रवाल जी आए हैं। चलिए नेक्स्ट है नेशनल ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी डे। तो ये हर साल आपका अप्रैल 24 को मनाया जाता है। इंडियन अकेडमी ऑफ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी ने इसे इस्टेब्लिश किया था। सो ये डेट क्यों चुनी गई, क्योंकि इस दिन ये जो आपकी बॉडी है जो अभी हमने नाम लिया, उन्हीं का ही एस्टैब्लिशमेंट या फाउंडेशन हुआ था 1985 में, तो वही डेट उन्होंने चुन ली। पर्पज़ क्या है, सो जो भी आपके लोगों को एजुकेट करना अबाउट योर ओरल फिजिशियन, ओरल मेडिसिन के बारे में, रेडियोलॉजी के बारे में। देन थीम क्या है 2026 का, नो योर ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी स्पेशलिस्ट। और आज की लास्ट न्यूज़ है आपके लिए वर्ल्ड मलेरिया डे। तो ये अप्रैल 25 को मनाया जाता है हर साल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इस्टेब्लिश किया था और देखिए मई 2007 में उन्होंने इसे इस्टेब्लिश किया था और ऑफिशियली 2008 में पहली बार इसे मनाया गया था। और देखिए ये आपका अफ्रीका मलेरिया डे से इवॉल्व हुआ है, जो अफ्रीकन गवर्नमेंट बनाती है सिंस 2001 और उसके बाद फाइनेंशियली इसे इंटरनेशनल लेकर गई WHO। ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंट्रीज़ को बताना कि उनकी प्रोग्रेस क्या हुई है मलेरिया में, उसको कैसे वो बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करके ख़त्म कर सकते हैं। देन थीम है 2026 की ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट। और अभी तक देखिए WHO 47 कंट्रीज़ को मलेरिया फ्री सर्टिफाई कर चुका है। इंडिया अभी नहीं हुई है पूरी तरह से, पर देखिए अभी भी हम 80.5% का रिडक्शन कर चुके हैं इन केसेस बिटवीन 2023 एंड 2025। नेशनली हमारा गोल है कि मलेरिया को बिल्कुल हमने 2030 तक एलिमिनेट करना है।